वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक डायनेमिक की तह तक जाएंगे, चुप्पी की ताकत। हाँ, खासकर एक ऐसे रिश्ते में जहां एक पार्टनर कह सकते हैं नार्सिसिस्ट हो, मतलब लगातार ध्यान का भूखा हो, और दूसरा पार्टनर उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए मतलब हमेशा ही मौजूद रहता हो। और इसे समझने के लिए हम एक केस स्टडी का इस्तेमाल करेंगे, रोहन और तारा की कहानी। जी, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान जो पहले बहुत बेचैन, हमेशा उपलब्ध और लगभग बेबस था, उसने सिर्फ एक हथियार का इस्तेमाल करके चुप रहकर पूरे रिश्ते की पावर डायनामिक को ही पलट दिया। ये कहानी उस सिद्धांत को साबित करती है जिसे हम सोशल साइकोलॉजी में अक्सर दोहराते हैं, द पर्सन हु केयर्स द लीस्ट होल्ड्स द मोस्ट पावर। मतलब जिस इंसान को सबसे कम परवाह होती है, असल ताकत उसी के पास होती है। बिल्कुल। तो चलिए इस डायनामिक को शुरू से समझते हैं। तो कहानी का जो पहला भाग है उसे हम शोर का दौर कह सकते हैं। ये वो समय था जब रोहन की मौजूदगी, उसकी भावनाएं तारा के लिए सिर्फ एक शोर थी। शुरुआत में रोहन का किरदार कैसा था? रोहन एक क्लासिक पीपल प्लीजर था। उसमें एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के लक्षण भी थे। अच्छा। वो हर वक्त तारा के लिए मौजूद रहता था, उसके प्यार और वैलिडेशन के लिए बेताब। वो अपनी हर भावना को बहुत लंबे लंबे इमोशनल मैसेज में बयां करता था। उसे लगता होगा कि ज्यादा जताने से वो तारा को करीब रख पाएगा। खूबसूरत, आत्मविश्वासी, लेकिन साथ ही नार्सिस्टिक ट्रेट्स वाली, जिसे लगातार तारीफ और अटेंशन चाहिए। हाँ, वो रोहन को एक एक्सेसरी की तरह देखती थी, कोई ऐसा जो उसके सोशल स्टेटस को और बढ़ाए, और उसे पूरा यकीन था कि रोहन उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मतलब उसका प्यार एक गारंटी था। बिल्कुल। और जब कोई चीज गारंटीड हो जाती है तो इंसान उसकी कदर करना बंद कर देता है ना। सही बात है। तारा के लिए रोहन के मैसेजेस और कॉल्स वो उसकी जिंदगी का एक बैकग्राउंड नॉइज बन गए थे, जिसे वो अपनी मर्जी से म्यूट कर सकती थी। इसी डायनामिक को समझाने के लिए एक खास घटना का भी जिक्र है। जी। एक रात रोहन घर पर है और वो तारा को एक बहुत लंबा दिल से लिखा हुआ मैसेज टाइप कर रहा है, अपनी निराशा जाहिर कर रहा है। और ठीक उसी वक्त तारा कहाँ है? वो एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। जब उसके फोन पर मैसेज आता है, हाँ, तो वो बस अपनी आंखें घुमाती है और बिना पढ़े ही नोटिफिकेशन को स्वाइप करके हटा देती है। मतलब कोई अहमियत ही नहीं है। कोई नहीं, वो मैसेज उसकी पार्टी में एक रुकावट है। और जब रोहन कॉल करता है तो वो उसे भी काट देती है। और फिर वो एक छोटा सा ठंडा सा मैसेज भेजती है, तुम मुझे घुटन महसूस करा रही हो, इतने असुरक्षित मत बनो। साइकोलॉजिकली ये कितना बड़ा, ये एक जबरदस्त ब्लो है, क्योंकि इसमें दो बहुत क्रूर बातें हैं। पहली, घुटन। ये शब्द रोहन के प्यार को, उसकी कोशिशों को एक बोझ की तरह दिखाता है। और दूसरा, असुरक्षित। ये तो उसकी भावनाओं पर एक लेबल लगा दिया। बिल्कुल, ये कहकर वो उसकी भावनाओं का मजाक उड़ा रही है। और यही रोहन का टर्निंग पॉइंट है। तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या होता है? वो उस लंबे मैसेज को देखता है और उसे डिलीट कर देता है। हाँ। और जो माफी मांगने का ख्याल उसके मन में आ रहा था उसे भी डिलीट कर देता है। और आखिर में वो अपना फोन उल्टा करके रख देता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट है। फोन उल्टा करना सिर्फ एक फोन को बंद करना नहीं है। अच्छा। ये उस दुनिया को बंद करना है जिसकी सेंटर में तारा थी। उस पल में वो एक फैसला लेता है। क्या? मैंने उसे अपनी आवाज दी और उसने उसे शोर कहा, तो अब मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। यहीं से उसने अपनी सारी एनर्जी वापस अपनी तरफ खींच ली। और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, खालीपन, द वैक्यूम। रोहन अब चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला था। तो पहले कुछ दिनों में क्या हुआ? तारा को तो यही लगा होगा कि हमेशा की तरह रोहन वापस आ जाएगा। बिल्कुल। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज जो होती हैं वो प्रिडिक्टेबिलिटी पर पलती हैं। तारा का दिमाग एक पैटर्न का आदी था कि रोहन कोशिश करेगा, वो नजरअंदाज करेगी। हाँ, और रोहन और ज्यादा कोशिश करेगा और आखिर में माफी मांग लेगा। उसे 100% यकीन था कि इस बार भी यही होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहला दिन गुजरा, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं। दूसरा दिन कोई कॉल नहीं, पूरी तरह खामोशी। तो तारा का पहला रिएक्शन था हल्की सी जलन। उसने सोचा, अच्छा तो अब ये अटेंशन पाने के लिए गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसने इसे आत्मसम्मान नहीं बल्कि एक गेम समझा। बिल्कुल, क्योंकि उसका अहंकार ये मानने को तैयार है ही नहीं कि रोहन सच में उससे दूर जाने की हिम्मत कर सकता है। और उसे उकसाने के लिए वो इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो डालती है। जी, ये सोचकर कि रोहन इसे देखकर कमजोर पड़ जाएगा और कोई ना कोई रिएक्शन देगा।
पर रोहन ने यहाँ एक बहुत सधा हुआ कदम उठाया। क्या? उसने तारा की स्टोरी देखी, लेकिन ना लाइक किया ना रिप्लाई किया। वाओ, ये चुप्पी का पहला वार था। अब ये बहुत सूक्ष्म है लेकिन ताकतवर है। कैसे? देखिए, अगर वो स्टोरी देखता ही नहीं तो तारा सोच सकती थी कि वो नाराज है या बिजी है, लेकिन स्टोरी देखकर भी रिएक्ट ना करना एक साफ संदेश था। हाँ, कि मैंने तुम्हें देखा लेकिन मुझे परवाह नहीं है। ये तो नजरअंदाज करने से भी ज्यादा चुभने वाली बात है। तो उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 7वें दिन अहंकार पर पहली बड़ी चोट लगती है। डिनर वाली घटना। जी, तारा अपने दोस्तों के साथ डिनर पर है। आसपास सबके फोन बज रहे हैं, उनके पार्टनर्स के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन तारा का फोन एकदम शांत। और पब्लिक में मिली ये बेरुखी उसके लिए अपमानजनक थी। और यहीं पर वो टूट कर एक मैसेज भेजती है, मेरा चार्जर तुम्हारे घर रह गया। इसे ब्रेड क्रम टेक्स्ट कहा गया है। ये क्या होता है? ब्रेड क्रम टेक्स्ट एक क्लासिक मैनिपुलेटिव टूल है। इसका मकसद असल में चार्जर नहीं होता। तो क्या होता है? इसका मकसद होता है कम से कम मेहनत में ये जानना कि क्या सामने वाला अभी भी उनके कंट्रोल में है। मेरा चार्जर रह गया, एक परफेक्ट बहाना है। ये एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि क्या रोहन अभी भी एक छोटी सी पुकार पे जवाब देगा। एग्जैक्टली। लेकिन रोहन ने यहाँ एक और पावर मूव चलाया। उसने मैसेज देखा, पढ़ा और उसे रीड पर छोड़ दिया। कोई जवाब नहीं। साइकोलॉजिकली ये कितना विनाशकारी है? ये बेहद विनाशकारी है। इसे कहते हैं उम्मीद का उल्लंघन, द वायलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। तारा का दिमाग इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। देखिए, जब हमें किसी से लगातार अटेंशन मिलता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, खुशी का केमिकल। जी। रोहन तारा के लिए डोपामाइन का एक भरोसेमंद स्रोत था। जब उसने अचानक सप्लाई बंद कर दी तो तारा के दिमाग में एक विड्रॉल सिम्टम जैसा पैनिक शुरू हो गया। और ये पैनिक बढ़ता ही जाता है। 10वें दिन वो रात 11 बजे कॉल करती है, कोई जवाब नहीं। दोबारा कॉल करती है, फोन वॉइस मेल पर चला जाता है। अब कंट्रोल पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुका था। और जब एक नार्सिसिस्ट का कंट्रोल छिनता है तो वो बौखला जाता है। बिल्कुल, इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट भी कहते हैं। जब कोई व्यवहार जिससे पहले इनाम मिलता था वो अचानक काम करना बंद कर दे तो इंसान उस व्यवहार को और ज्यादा तेजी से करने लगता है। हाँ, हार मानने से ठीक पहले। और यही हमें उसके मैसेजेस में दिखता है। पहले गुस्सा, क्या तुम सच में मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, ये बहुत बचकाना है। फिर धमकी, ठीक है ऐसे ही रहो। और आखिर में जब इसकी असुरक्षा हावी हो जाती है तो वो रात 3 बजे लिखती है, क्या तुम किसी और से मिल रहे हो। ये क्लासिक पैटर्न है, गुस्सा, धमकी और फिर जलन। वो किसी भी तरह का रिएक्शन चाहती है, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए नेगेटिव अटेंशन भी अटेंशन न मिलने से 1000 गुना बेहतर है। बिल्कुल, खामोशी उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। और इस पूरे ड्रामे के दौरान रोहन क्या कर रहा है? वो शांति से घर पर एक किताब पढ़ रहा है। उसे बेचैनी की जगह अब कंट्रोल महसूस हो रहा है। उसे पता चल चुका था कि उसकी चुप्पी काम कर रही है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, पीछा या द चेस। जब सारे डिजिटल पैंतरे फेल हो जाते हैं तब क्या होता है? तब नार्सिसिस्ट आखिरी दांव चलता है, आमना सामना। वो उस खालीपन को खत्म करने के लिए फिजिकली आपके स्पेस में घुसने की कोशिश करता है। इसे हूवरिंग भी कहते हैं ना? जी, वैक्यूम क्लीनर की तरह आपको वापस अपनी दुनिया में खींचने की एक हताश कोशिश। तो तारा बिना बताए रोहन के अपार्टमेंट पहुंच जाती है और जब रोहन दरवाजा खोलता है तो वहां एक बड़ा विजुअल फर्क दिखता है। कैसा फर्क? तारा जो हमेशा परफेक्ट दिखती थी आज बिखरी भी है, और रोहन जो पहले परेशान दिखता था आज शांत है, ज्यादा फिट और बेहतर कपड़ों में है। ये दिखाता है कि पावर डायनामिक अब 180 डिग्री घूम चुकी है। हाँ। रोहन ने वो सारी एनर्जी जो वो तारा पर खर्च कर रहा था वो खुद पर लगानी शुरू कर दी थी, और उसका शांत दिखना वो उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शा रहा है। और तारा का बिखरा हुआ दिखना उसकी आंतरिक बौखलाहट का सबूत है। बिल्कुल। तारा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसी नजरअंदाज कर सकते हो 2 साल बाद? वो एक ड्रामा क्रिएट करना चाहती है। वो चाहती है कि रोहन भी चिल्लाए, लड़े, कुछ तो करे। लेकिन रोहन कुछ और ही करता है। वो शांति से बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देखता रहता है और चुप रहता है। ये चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा ताकतवर थी। बिल्कुल, ये कह रही थी तुम्हारे ड्रामे का, तुम्हारे गुस्से का मुझ पर अब कोई असर नहीं होता। तारा और परेशान हो जाती है। वो कहती है, कुछ बोलो, मुझ पर चिल्लाओ, मुझसे लड़ो। वो किसी भी तरह के इमोशनल रिएक्शन के लिए तरस रही है। और यहीं पर रोहन अपनी चुप्पी तोड़ता है,
लेकिन बहुत नपे तुले अंदाज में। और शांति से कहता है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तारा, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें घुटन दे रहा हूं। मैं बस तुम्हें तुम्हारी स्पेस दे रहा हूं। ये तो मास्टर स्ट्रोक था। उसने तारा के ही शब्दों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल, इस एक लाइन ने तारा को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। वो अब विक्टिम नहीं बन सकते। और यहीं पर तारा टूट जाती है। जी, इसे नार्सिसिस्टिक कोलैप्स कहते हैं। जब तारीफ और अटेंशन का बाहरी सोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उनका बनाया हुआ झूठा आत्मसम्मान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। रोहन की चुप्पी एक आईने की तरह काम कर रही थी। हाँ, जो उसे उसकी असलियत दिखा रही थी और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो रोते हुए कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें याद करती हूँ, प्लीज पहले की तरह बात करो, मैं बदल जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। अब शिकारी शिकार बन चुका था। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। रोहन बहुत धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न खुशी, वो पूरी तरह से उदासीन था, इंडिफरेंट। प्यार या नफरत दोनों में एक इमोशनल ऊर्जा होती है। बिल्कुल। लेकिन उदासीनता का मतलब है कि अब कोई कनेक्शन ही नहीं बचा। और आखिर में रोहन कहता है, मेरा वो रूप जो तुम्हें बर्दाश्त करता था अब मौजूद नहीं है। तुमने उसे अपनी बेरुखी से मार दिया। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक अस्थायी बदलाव था? नहीं, ये एक स्थायी बदलाव था। कहानी हमें कुछ हफ्तों बाद का दृश्य दिखाती है। रोहन अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है, वो हल्का और आजाद महसूस कर रहा है। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पा लिया है। और दूसरी तरफ तारा अकेली है, रोहन की पुरानी तस्वीरें देख रही है और बार बार उसका लास्ट सीन चेक कर रही है। अब जुनूनी और बेचैन वो बन चुकी है, भूमिकाएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो यहाँ अंतिम मनोवैज्ञानिक सबक बहुत गहरा है। जी, इंसान, खासकर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले लोग बिल्लियों की तरह होते हैं। अगर आप उनका पीछा करेंगे तो वो आपसे दूर भागेंगे। उन्हें लगेगा कि वो बहुत खास हैं और आप आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप शांत बैठें और उन्हें नजरअंदाज करें, मतलब अपनी एनर्जी वापस ले लें और खुद पर लगाएं, तो वो खुद जिज्ञासा में आपके पास आएंगे, ये जानने के लिए कि आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। उनकी दुनिया का केंद्र हिल जाता है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी, सावधान रहें, क्योंकि जब तक वो इंसान आपके पास वापस आता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। देर किस बात की? इस बात की कि हो सकता है आपको ये एहसास हो जाए कि आपको उनकी मौजूदगी से ज्यादा वो खामोशी पसंद आने लगी है जो उनकी गैर मौजूदगी में मिली थी। हो सकता है आपको अपनी आजादी और अपनी मानसिक शांति उनसे कहीं ज्यादा प्यारी लगने लगे। और जब ये एहसास हो जाता है तो सामने वाले की वापसी कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।